हे गाइस, विकास गुप्ता स्वागत करता हूं मैं आपका चैनल पॉसिबिलिटी एक्सप्लोरर फॉर डिफरेंट लेवल। गाइस, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इंजीनियर बनना अच्छा है या बुरा? डेफिनेटली आप कहेंगे इंजीनियर बनना तो अच्छा है। और इंजीनियर कौन नहीं बनना चाहता आज के ज़माने में, क्योंकि इंजीनियर एक ऐसा पेशा है जो गाइस आपको रिस्पेक्ट दिलवाता है और एक सोसाइटी में आपका ओहदा बढ़ाता है। तो आइए, आज हम आपके लिए यही मौका लेके आए हैं इंजीनियर बनने का। लेकिन गाइस, इंजीनियर भी सरकारी इंजीनियर बनने का। अब तक आपने हर जगह यही सुना होगा, इंजीनियर है हमारा भाई या हमारा रिश्तेदार, लेकिन वो प्राइवेट नौकरी में काम करता है। लेकिन गाइस, अब सरकारें भी इंजीनियर रखने लग गई हैं, और सरकारें भी इंजीनियर ऐसा जो कि रिक्रूटेड बैंक इंजीनियर रख रहे हैं। तो गाइस, यही इंजीनियर बनने का मौका दे रहा है आपको आरबीआई। आप सोचेंगे आरबीआई इंजीनियर बनने का मौका दे रहा है, तो किस प्रकार? तो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर करेंगे कि किस प्रकार हम आरबीआई में रह के इंजीनियर बन सकते हैं और आरबीआई में इंजीनियर की क्या आवश्यकता है। तो गाइस, अब हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में नई पोस्ट निकाली है, जिसमें सिविल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिक सिविल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भर्ती हो रही है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म भरना जल्दी स्टार्ट कर दें, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 9 जून से लेकर 30 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए हम इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में हम अध्ययन करें और देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर खुला हुआ है। सो गाइस, अभी आपने नोटिफिकेशन देखा और सबसे पहली लाइन है, आरबीआई इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। सो ये पोस्ट निकली है और ये बैंक की वेबसाइट पे आप इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, जो कि है www.rbi.org.in। और यही हमारे रोज का समाचार में छपा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। और आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आपको पूरा नोटिफिकेशन अध्ययन करना पड़ेगा। सो आप इसमें ऑनलाइन यानी कि rbi.org.in पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लें, सो 9 जून 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सेम फी पेमेंट की भी आपकी डेट यही रहेगी, यानी कि 9 जून 2023 से लेकर 30 जून 2023। 15 जुलाई को गाइस आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा। और इसका एग्ज़ाम की डेट हालांकि 15 जुलाई रखी गई है, लेकिन ये समय के हिसाब से चेंज भी की जा सकती है। गाइस, इसमें वैकेंसीज दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लिए, जो कि वीडियो में अंत में डिस्क्राइब की जाएगी। तो निवेदन यही है कि वीडियो को अंत तक देखें। सो गाइस, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो इसमें जो भी इंडियन सिटीजन हैं वो इसमें एलिजिबल है, या भूटान, म्यांमार, अन्य देश से आया हुआ सिटीजन भी एलिजिबल है। जो भी सिटीजन तिब्बत से 1962 से पहले आया हुआ है वो भी एलिजिबल है, या पाकिस्तान से सिटीजन आया हुआ भी एलिजिबल है, या अन्य सिटीजन जो कि माइग्रेशन करके अपने देश से हमारे इंडिया में आया है वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया। तो गाइस, इसमें जो आपकी एज है 1 जून 2023 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो 1 जून 2023 में आपकी एज 20 ईयर मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर। सो आपको 2 जून 1993 से पहले का बर्थ आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और
1 जून 2003 से पहले का बर्थ आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अपर एज को रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि आप जानते हैं कि SC ST OBC एंड PWBD को मिलता है। तो आपको पता ही है कि ST को मिलता है, ST को मिलता है। सो ST SC को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। हाँ, अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो 15 ईयर का मिलेगा, या अगर कोई और उसकी डिसेबिलिटी है उसके लिए भी 15 ईयर का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए रिलैक्सेशन 3 ईयर है, और अगर कोई PWBD कैंडिडेट है तो उसको 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर कोई कैंडिडेट PWBD है सिर्फ और जनरल कैटेगरी में आता है तो 10 ईयर का उसके लिए भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और 10 ईयर का उसके लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन वगैरह को भी दिया गया है इसमें। और जो वुमेन है जो कि जुडिशरी सेपरेटली लाइन यानी कि अलग हो चुकी हैं तलाक लेकर, या उन्होंने शादी नहीं की है, उनको भी इसमें 35 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि इन पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए। और यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम अगेन 1 जून 2023 तक होनी चाहिए। उसके बाद अगर है या उसके बाद आपका रिजल्ट आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो पहले हम बात करें सिविल इंजीनियर की। सो इसमें मिनिमम 3 ईयर आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, और 65% मार्क्स के आपके होने चाहिए। मतलब कि आपके 65% का मार्क्स होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 3 ईयर का। अगर ज़्यादा का हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है इस पोस्ट के लिए। और अगर कोई कैंडिडेट SC ST या PWBD है तो उनके लिए 55% मार्क्स का रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है। और अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है 65% मार्क्स के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। अब इट मीन्स अगर आपके पास डिग्री है तो। और SC ST OBC PWD के लिए अगेन 55% का रिलैक्सेशन है। अब हम बात करें, सो गाइस एक क्षमा चाहता हूँ, जो ये सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है इसमें 45% का रिलैक्सेशन दिया गया है PWBD को, और SC ST एंड OBC तीनों के लिए 45% का है, 55 का नहीं है। अब हम बात करते हैं अगली एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि है हमारी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से जो है उनके लिए हम बात करते हैं। कि जैसे मैंने कहा कि इसमें 2 पोस्ट दी गई है, एक सिविल इंजीनियरिंग की है और एक जूनियर इंजीनियर है जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में होना चाहिए। सो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सो इसमें भी आपके पास इलेक्ट्रिकल में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, और मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर ST SC OBC से हैं तो आपकी 55% मार्क्स की इसमें रिक्वायरमेंट है। या अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास अगेन 65% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप ST ST OBC हैं और आपके पास डिग्री है तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए इस पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग जो सिविल पोस्ट है इसमें आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो, और अगर डिग्री होल्डर है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। गाइस जो मैंने बात की थी इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, आपको उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर वो नहीं है आपके पास तो सिविल मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, जो ऑफिस की मेंटेनेंस होती है
ऑफिस बिल्डिंग की या कमर्शियल बिल्डिंग की, उसमें आपको एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है अ, अ, उसमें आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ आरसीसी, जो आरसीसी की रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें आपको एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायरमेंट है। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज इसमें अच्छी खासी होनी चाहिए। और आपको टेंडर्स जो होते हैं उनको भी प्रिपेयर करना इसमें अच्छे से आना चाहिए कि हम सिविल वर्क जो होते हैं उसके लिए किस प्रकार हम टेंडर प्रिपेयर करते हैं। और आपके पास अगर ये भी नहीं है तो 1 साल की ग्रेजुएट ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो कि अप्रेंटिसशिप में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो एक्सपीरियंस है वो किस प्रकार का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो उसमें जैसे मैंने बताया कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और अगर आपके पास डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल है। और ये एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन का काम होता है उसमें आपका इसमें सुपरविजन किया हो आपने, या उस काम को अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। लार्ज बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में, या कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हो तो वो आपको इसमें मांगा गया है, जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है आपका। अब हम बात करते हैं 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, इसमें ही मांगी गई है आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट में, ठीक है, अगर आपके पास ये सब नहीं है तो एक्सपीरियंस। अच्छा, और जो पासिंग की डेट है वो आपकी जो मार्कशीट पे डेट, रिजल्ट की डेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। गाइस अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, कि जो पोस्ट निकाली है आरबीआई में किस प्रकार हमारा सिलेक्शन करेंगी और किस तरह का हमको पोस्ट मिलेगी। तो गाइस इसमें आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं, जो कि प्री एंड मेंस, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो हम पहले प्री एग्जाम की बात कर लें, जो कि 15 जुलाई 2023 को होने वाला है। सो ये पेपर आपका 300 नंबर का होगा। और अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस के हिसाब से कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का पेपर होगा। सो पहला हमारा है, सो गाइस पहला जैसे मैंने कहा इंग्लिश। इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 मार्क्स का पेपर है और आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। दूसरा आपका इंजीनियरिंग का पेपर होगा, जो कि इंजीनियरिंग वालों के लिए ही है ये, और आपको इंग्लिश में डिसिप्लिन के हिसाब से पूछा जाएगा, तो आपको इसमें अच्छे से तैयारी की जानी पड़ेगी। तो इसमें आपको इसमें आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और 40 मिनट्स ही आपको दिए जाएंगे। अब तीसरा भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का ही पेपर है, और वो भी अगेन 100 मार्क्स का होगा, और उसमें भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 40 मिनट्स ही आपको दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं चौथा, यानी कि फोर्थ सेक्शन जो है, जो रीजनिंग सेक्शन है हमारा, वो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का होगा, और 30 मिनट्स आपको इसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। सो टोटल आपका इसमें हो गया, हमका काउंट करें तो, सो गाइस ये टोटल आपका हो गया 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें, और 2.5 घंटे का पेपर है गाइस आपका, और 300 मार्क्स का पेपर आपका होगा। सो जो
जो सिलेबस है इसमें डिस्कस किया हुआ है आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है सिलेबस की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ताकि उसके लिए हम अलग वीडियो बना सकें। सो गाइस, फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद आपका सेकंड फेज होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये फेज वही दे पाएंगे जो फर्स्ट फेज कंप्लीट कर पाएंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसमें आपको हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इस पेपर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल, जहाँ जहाँ पोस्ट है, जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है, आपको उस लैंग्वेज में पेपर दिया जाएगा। सो इसमें अगर मार्किंग की बात करें तो गाइस नेगेटिव मार्किंग इसमें साफ साफ कहा दी जाएगी, और 0.25 के हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग किया जाएगी। और जितनी भी वैकेंसी हैं उसके 5 टाइम यानी कि 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सेकंड फेज के लिए, ताकि रिजल्ट बेस्ट हम प्रोवाइड कर सके आरबीआई। तो फॉर एग्जांपल, अगर एससी के लिए पोस्ट 12 हैं तो गाइस 60 कैंडिडेट ये लोग बुलाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि वैकेंसीज के लिए लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा, तो ये तो खैर मैंने एग्जांपल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि 12 वैकेंसी ही हैं। हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करें सैलरी। तो गाइस सैलरी इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी दी गई है, और आरबीआई के एम्प्लॉय को अट्रैक्टिव सैलरी मिलनी भी चाहिए। तो सैलरी इसमें आपको 71,000 रुपीज़ दिए जाएंगे अप्रॉक्स है, बाकी इससे बढ़ के भी दिए जा सकते हैं। सो इसमें सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, जो जैसे आपका एचआरए है, डीए है, टीए है इत्यादि। हाँ, आपको एचआरए तब दिया जाएगा, इसमें लिखा है, अगर आप मतलब कि बैंक के जुरिडिक्शन में नहीं रहते, यानी कि बैंक के दिए हुए हेडक्वार्टर में नहीं रहते और अपने उसमें रहते हैं, तो आपको दिया जाएगा। और न्यूज़पेपर वगैरह का भी आपको इसमें अलाउंसेस दिया जाएगा। इवन आपका जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट की है, उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन इसमें एनरोलमेंट किया जाएगा, ताकि आपको लास्ट तक सैलरी मिलती रहे रिटायरमेंट के बाद भी। और डिस्पेंसरी फैसिलिटी वगैरह भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ये तब मिलेगी जब आप जो इनका ईयर है, मिनिमम ईयर, ये पूरा करते हैं। हालांकि इसमें ईयर दिया नहीं हुआ, कितने साल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सो गाइस, अब हम बात करें फॉर्म भरने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो भाई बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको अपनी फ़ोटो रेडी रखनी है, अच्छी सी सुंदर सी, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए एज ब्लैंक पेपर पे, और ब्लैक या ब्लू पेन से लिखा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और आपको इसमें अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो वाला देना है जो कि सदा के लिए एक्टिव रहे, ताकि रिक्रूटमेंट तक आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इसमें गाइस आपकी फ़ी जो पेमेंट लगेगी, अगर आप SC ST PWBD हैं तो आपको 50 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स GST जो होता है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल या OBC हैं तो गाइस आपको 450 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी, ताकि आप फॉर्म ये सक्सेसफुली भर सकें। और ये सिर्फ 30 जून 2020 तक ही है, यानी कि उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है 30 जून का वेट ना करें, उससे पहले पहले अपनी फीस पेमेंट कर दें। गाइस, अब हम बात करते हैं इसमें, मैंने जैसे आपको बताया है कि इसमें आप फोटो चाहिए, आपकी सिग्नेचर चाहिए, थंब इम्प्रेशन चाहिए, और गाइस इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं आपके लिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन टेक्स्ट यहाँ रीड कर रहा हूँ, जो कि आपको बनाना है। और इसका बनाने का तरीका सेम वही है, या तो आप टाइप करके प्रिंट आउट निकलवा के नीचे अपना थंब लगा दीजिए और किसी साइटेड से नाम लिखवा दीजिए, या किसी भी साइटेड से ब्लैंक पेपर पर लिए जो टेक्स्ट है वो आप लिखवा सकते हैं। और मैं रेकमेंड करूँगा कि ये ब्लू पेन से लिखवाए जाए तो बेस्ट रहेगा। तो टेक्स्ट कुछ इस प्रकार है, आई यानी कि मैं,
नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी कैंडिडेट का नाम, hereby declares that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as when requires. तो गाइज ये आपको टेक्स्ट जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन में देना होगा, और ये वैसे लिखा है कैंडिडेट की हैंड राइटिंग में होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि अगर कैंडिडेट विजुअली इम्पेयर्ड है तो जो मैंने ऊपर बताया वो वाली गाइडलाइंस भी फॉलो की जा सकती है। अब गाइस मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ इसी के साथ साथ, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप ये इंश्योर करें कि आप एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिविल इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई करें और जूनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए फॉर्म अप्लाई करें और दो दो जोन से, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो जो भी स्टेट है वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक स्टेट, दो से आप अप्लाई नहीं कर सकते। गाइस अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आरबीआई ने वैकेंसीज निकाली है लेकिन जोन वाइज निकाली है, तो हमें ये देखना पड़ेगा जोन वाइज जब वैकेंसी निकाली है तो क्या क्या हमारी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। तो मैं जोन वाइज आपको लैंग्वेज बताऊंगा जो कि इसमें मांगी गई है। सो तो पहली हमारी है जोन नॉर्थ जोन। तो अगर आप नॉर्थ जोन से हैं तो आपको पंजाबी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी आनी चाहिए। अगर आप साउथ जोन से हैं तो आपको कन्नड़ा, तमिल, मलयालम। अगर आप ईस्ट जोन से हैं तो आपको उड़िया, आसामी, बंगाली, मणिपुरी, खासी, नेपाली, हिंदी, मैथिली, बोडो, माइसो, इंग्लिश। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये उन्हीं के लिए एक्सेप्टेड किया जाएगी जो कि कैंडिडेट नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेस्ट जोन की। सो वेस्ट जोन में आपको गुजराती, मराठी, कोंकणी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। सेंट्रल जोन से हैं आप तो आपको हिंदी, तेलुगु, मराठी जो लैंग्वेज है ये आपको आनी चाहिए। सो ये कुछ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट थी। और अगर हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल जो आपको दिए जाएंगे वो मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया में दिए जाएंगे। सो तो गाइस अब हम बात करें सेंट्रल की, जैसे मैंने कहा ऑल ओवर इंडिया में दिए जाएंगे। फिर मैं कुछ सिटीज़ का नाम बताऊंगा, पूरी का नाम फिर भी नहीं बताऊंगा। तो पहली हमारी सिटी है अगरतला, गैंगटॉक, लखनऊ, रांची, अहमदाबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, नवी मुंबई, मुंबई, शिलोंग, बेंगलोर, हैदराबाद, शिमला, भोपाल, जयपुर, न्यू दिल्ली एनसीआर, भुवनेश्वर, जम्मू, तिरुवनंतपुरम एंड इत्यादि। तो कई सारे सेंटर्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं और ये जो सेंटर्स हैं इन पर भी आपका एग्जामिनेशन होगा। तो गाइस अब हम बात करें आइए स्क्राइब गाइडलाइंस की। इस एग्ज़ाम की लिए हमारी स्क्राइब गाइडलाइंस क्या कहती हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं स्क्राइब गाइडलाइंस। तो सबसे पहली बात, जो भी 40% डिसेबिलिटी है जिसके पास, सो उसको स्क्राइब गाइडलाइंस मिली जाएगी, यानी कि उसको स्क्राइब गाइडलाइंस फॉलो करनी है क्योंकि वो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है। तो गाइस 40 से अगर नीचे आपकी डिसेबिलिटी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो सबसे बड़ी बात, आपको अपना स्क्राइब अरेंज करना है। आरबीआई आपको कोई स्क्राइब नहीं प्रोवाइड करने वाला, और आपको इसमें अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी जब भी आप ये एग्ज़ाम देंगे। और आपको इसमें अगेन 1 आवर के हिसाब से 20 मिनट इसमें दिए जाएंगे। और
अगर कोई भी गाइडलाइंस का वायलेशन होता है तो आपको रिमूव किया जाएगा, जिसमें ये भी है कि अगर स्क्राइब खुद भी आंसर कर रहा है पेपर का तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसमें स्क्राइब की क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस 1 स्टेप बिलो है, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे 1 स्टेप बिलो होनी चाहिए। सो ये कुछ गाइडलाइंस थी स्क्राइब की जो आपको फॉलो करनी है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किस किस के लिए कितनी वैकेंसीज एलोकेट की गई हैं। तो आइए मूव ऑन करें हम वैकेंसीज कि किस किस के लिए क्या क्या वैकेंसी आरबीआई ने दी है या कितनी वैकेंसीज दी हैं। सो ओवर टू द आवर वॉलंटियर्स फॉर वैकेंसी पार्ट। हेलो हेलो गाइस, अब यहाँ पे हम वैकेंसीज़ के बारे में बताएंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन बिलो। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल में है और जूनियर इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल में है। अगर हम जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो ईस्ट में यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है। अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें ओनली तो इन्होंने ABCD 4 पार्ट्स में बांटा है, जिसमें ए का मतलब है विजुअली इम्पेयर्ड, बी का मतलब है हियरिंग डिसेबिलिटी, सी का मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड डी का मतलब है ऑटिज्म। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की बात कर रहे हैं। ईस्ट में टोटल 2 वैकेंसी है, उसमें OBC के लिए 1 है और जनरल के लिए 1 है। ठीक है। वेस्ट जोन में यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की बात हो रही है सिविल। वेस्ट जोन में यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसी है, 11 वैकेंसी है, जिसमें 2 SC के लिए, 2 SC के लिए, 2 ST के लिए, 1 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 5 जनरल के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए है 1 और बी मतलब हियरिंग डिसेबिलिटी जो है उनके लिए 1 वैकेंसी है। सी लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें उनके लिए 1 वैकेंसी है यहाँ पे। नेक्स्ट जोन आ गया हमारा नॉर्थ जोन। यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसी है, 1 SC के लिए, 1 ST के लिए, 2 OBC के लिए, 4 जनरल के लिए और विजुअली इम्पेयर्ड या PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। साउथ जोन में टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें 1 SC के लिए, 1 OBC के लिए, 2 जनरल के लिए। PWD या एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। सेंट्रल जोन आ गया जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है, 1 SC के लिए, 1 OBC के लिए, 2 जनरल के लिए। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। अगर हम टोटल बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल में टोटल जो है 29 वैकेंसी है, जिसमें 5 SC के लिए है, 3 ST के लिए है, OBC के लिए 6 है, EWS के लिए 1, जनरल के लिए 14, एक्स सर्विसमैन 10, एक्स सर्विसमैन 2 1 वैकेंसी है। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए यहाँ पे 0 वैकेंसी है, मतलब जूनियर सिविल इंजीनियर जो है यहाँ पे 0 वैकेंसी है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। किसी भी जोन में कोई वैकेंसी नहीं है। बी मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है उसके लिए 1 वैकेंसी है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए भी 1 वैकेंसी है यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे ईस्ट जोन में 0 वैकेंसी है, किसी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। वेस्ट जोन में टोटल 4 वैकेंसी है, 2 जिसमें से 2 जनरल के लिए है एंड 2 ST के लिए है। और यहाँ पे 1 वैकेंसी अलग से भी लिखी है C के लिए, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 1 वैकेंसी है यहाँ पे। नॉर्थ में बात करें 0 वैकेंसी, किसी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। साउथ में केवल 1 वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी है, जिसमें वो 1 वैकेंसी है जनरल के लिए। सेंट्रल में भी टोटल 1 वैकेंसी है और वो 1 वैकेंसी है सेंट्रल में जनरल के लिए। टोटल देखा जाए
इसमें जूनियर्स इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें से 4 जनरल के लिए है, 2 एसटी के लिए है और एक जो इन्होंने दे रखी है सी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है। तो ये था वैकेंसी की डिटेल। सो गाइस, आपको वैकेंसीज की डिटेल सारी बता दी गई हैं। सो इसी प्रकार से हमने पूरा नोटिफिकेशन आपको डिस्कस किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर इसमें कोई भी पार्ट छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर सेपरेट वीडियो अवश्य बनाया जाएगा। और अगर कोई भी इसमें दिक्कत होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। और गाइस, अब जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सो आप ढूंढ के रखिए, और इसका सवाल का जवाब हम अगली वीडियो में देंगे। गाइस, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक ऐसी पद है जो कि कहते हैं कि सर्वोच्च पद है, और प्रेसिडेंट को तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा गया है। तो गाइस, क्या हो अगर ये पद हमें मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको? आप सोच के रखिए, और अगली वीडियो में आप सोच के रखिए और कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए मेरे क्वेश्चन के विषय में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो, जो कि इसी टॉपिक पर आने वाली है। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में बहुत जल्द ही आपके सामने। सो तब तक के लिए बाय बाय।